हम अध्ययन करेंगे समाज के आधार कौन कौन से हैं या फिर समाज के तत्व कौन कौन से हैं। तो मैकाइवर और पेज एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है और उन्हीं ने जो आधार या तत्वों के ऊपर प्रकाश डाला है उसी का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी आधार दिए गए हैं वह मैकाइवर एवं पेज के अनुसार दिए गए हैं। और इनकी पुस्तक मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। तो पहले आप इनकी परिभाषा देखिएगा। इस परिभाषा से ही हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आधार है। समाज रीतियों की, कार्यप्रणालियों की, अधिकार की, पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों की तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। रिपीट करती हूँ परिभाषा। समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम कहते हैं समाज। हमेशा बदलता है, जटिल है, सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिक संबंधों के इस जाल के आधार पर ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया है, जिसकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं और एक सोशल स्ट्रक्चर या फिर एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, बनावट का निर्माण करते हैं। यह सामाजिक जटिल व्यवस्था समाज की संरचना का निर्माण करती है। तो कौन कौन सी है ये महत्वपूर्ण तत्व, देखते हैं हम लोग। इनकी परिभाषा में सबसे पहला शब्द था रीतियाँ, समाज रीतियों की। तो रीतियाँ क्या होती है? रीतियाँ प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का एक महत्वपूर्ण प्रकार होती है। जैसे हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह हमारे शरीर को एक संतुलन प्रदान करती है, उसी प्रकार समाज के अंदर जो रीतियाँ होती हैं वह भी समाज की एक नींव कही जाती है और समाज के निर्माण में आधार के रूप में कार्य करती है। समाज की व्यवस्था को बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है रीतियों का। सामाजिक जीवन के बारे में हम अनेक रीतियाँ देखते हैं। खान पान की रीति, रहन सहन की रीति, वेशभूषा, विवाह, धर्म, जाति, शिक्षा आदि रीतियाँ। ये रीतियाँ क्या करती हैं? व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। सब जगह की रीतियाँ अलग अलग होती है। एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तो रीतियाँ हर जगह पर व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती है। आप खुद ही देखिएगा कि हमारी वेशभूषा समय समय पर बदलती है। कोई विशेष प्रकार का त्यौहार आता है तो हम विशेष प्रकार की वेशभूषा को धारण करते हैं। इसी प्रकार विवाह करने के तरीके भी हर जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। ये रीतियाँ व्यक्ति को विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करने के साथ साथ ही यदि हम इसका उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार से हम आचरण नहीं करते, तो हमारी आलोचना की जाती है और कभी कभी हमें दंडित भी किया जाता है। और रीतियाँ हम अपने सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कैसे नमस्ते करना है, किस व्यक्ति से कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब हमको सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? हमारे परिवार के लोग। तो और समाज के अन्य माध्यमों के माध्यम से भी हम लोग सीखते हैं। तो इस प्रकार रीतियाँ समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमें सीखने को मिलती हैं। इसी प्रकार परिभाषा में दूसरा तत्व था कार्यप्रणालियाँ। समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, ये पहला शब्द है उनका। रीतियाँ हमने देख ली क्या होती है, व्यवहार करने का तरीका होती है। अब हम देखते हैं कार्यप्रणालियाँ क्या होती हैं। तो कार्यप्रणालियाँ भी सामूहिक रूप से कार्य करने की जो प्रणाली होती है, उन्होंने मैकाइवर ने उसको संस्था बोला है। और इन्हीं के माध्यम से समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं इन कार्यप्रणालियों के अनुरूप ही होती है और इन्हीं से नियंत्रित होती है। प्रत्येक समाज की अपनी विशेष कार्यप्रणालियाँ होती है जो कि अन्य कार्य प्रणालियों से
भिन्न होती है। मतलब प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग कार्य प्रणालियाँ होती हैं और इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उदाहरण के लिए जैसे मुसलमान और हिंदू विवाह की हम तुलना करें, दोनों के ही जो कार्य प्रणालियाँ होती है दोनों में ही अलग अलग तरीके से होती है। इसी प्रकार समाज का एक तीसरा महत्वपूर्ण आधार है अधिकार। समाज रीतियों कार्य प्रणालियों की अधिकार की। तो अब हम यहाँ पे शब्दों को फोकस करते हैं अधिकार को। सत्ता या प्रभुत्व अथॉरिटी अधिकार है, समाज का प्रमुख आधार है। कोई भी ऐसा समाज नहीं होता जिसमें प्रभुत्व एवं अधीनता के संबंध नहीं पाए जाते। और परिवार में जैसे हम देखें तो कुछ अधिकार होते हैं कर्ता के पास, हमारे पेरेंट्स के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं हमारी तुलना में। जाति में पंच के पास अधिकार होते हैं, गांव में मुखिया के पास अधिकार होते हैं। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन में किसी न किसी व्यक्ति में अधिकार मौजूद होता है। वर्तमान समय में जटिल समाजों में अधिकार या सत्ता कार्यप्रणालिका और न्यायपालिका में केंद्रित है। और जितने भी जैसे कि अधिकार क्यों जरूरी है, सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार होना चाहिए, शक्ति या सत्ता होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है। अधिकार अगर हम किसी को देंगे तो क्या होगा, समाज में नियंत्रण बने रहेगा और हमारी जो अराजकता है या हमारा जो गलत व्यवहार है इसके ऊपर अंकुश लग सकेगा। तो समाज की व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य आधार है पारस्परिक सहायता। व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो समाज बन ही नहीं सकता। समाज के लिए सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि छोटे से छोटा हमारा जो समाज का एक सबसे छोटा समूह है परिवार, वह भी बिना सहयोग के अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। जिस समाज में सहयोग जितना अधिक होगा वह समाज उतनी अधिक मात्रा में प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक समाज के अंदर पारस्परिक सहायता एक मुख्य आधार होती है। पांचवा पॉइंट है इसका समूह एवं विभाग। समाज में अनेक समूह होते हैं, कई प्रकार से ग्रुपिंग और डिविजन्स होते हैं। प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन होते हैं और इनकी सहायता से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, जाति, गांव, नगर, आर्थिक राजनीतिक संगठन, स्कूल, कॉलेज आदि अनेक समूह और विभाग हैं जिनसे समाज बनता है और ये सब किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देते हैं। इसी प्रकार आयु, लिंग, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भी समाज में अनेक प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं और यह सब आपस में एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। तो समाज के जो भी समूह होते हैं अगर संगठित होंगे तो समाज उतना ही अधिक उन्नत होगा। छठा पॉइंट है मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और व्यवस्था कोई भी व्यवस्था है कब चलेगी ठीक से, जबकि उस व्यवस्था को कोई कंट्रोल करे, उसके ऊपर नियंत्रण करे। हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा भी हमारी आवश्यकता होती है धन कमाना, सम्मान मिलना, शक्ति है, वैभव है, असीमित इच्छाएं हमारी। और यदि हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे और व्यक्ति को मनमाने तरीके से इन्हें पूरा करने की छूट दे देंगे तो समाज में व्यवस्था का बना रहना संभव नहीं होगा। परिवार में या समाज में व्यक्ति मनमाने तरीके से व्यवहार करेंगे और समाज विघटित होने लगेगा। तो मानव व्यवहार पर नियंत्रण करने हेतु समाज में दो प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। जैसे हम घर में कभी किसी गलत बात को करते हैं अपने आस पड़ोस मित्रों के द्वारा तो हमें डांटा जाता है, हमें टोका जाता है। कभी कभी अच्छे काम के लिए हमें पुरस्कार दिया जाता है, गलत कामों के लिए हमें दंड दिया जाता है, आलोचना की जाती है, निंदा की जाती है। ये होता है नियंत्रण करने का अनौपचारिक साधन। हमारी जनरीति, प्रथा, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, नैतिकता आदि अनौपचारिक नियंत्रण करने के साधन माने जाते हैं। और औपचारिक जो साधन होते हैं उसमें कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन आदि हमारे व्यवहार के ऊपर नियंत्रण
करते हैं। और आधुनिक समाज में स्पेशली अगर हम नगरों की तरफ देखें तो जो औपचारिक साधन है वह ज़्यादा देखने को मिलते हैं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। इसी प्रकार आखिरी जो आधार है मैकआइवर और पेज के अनुसार स्वतंत्रता। स्वतंत्रता बहुत ही अनिवार्य है, पर स्वतंत्रता का मतलब मनमाने ढंग से कार्य करना, व्यवहार करना, आचरण करना नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए अच्छा माहौल मिले, समान वातावरण मिले और उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता भी देना ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ठीक ढंग से डेवलप कर सके और समाज की प्रगति में योगदान दे सके। यदि हम किसी व्यक्ति पे बहुत अधिक नियंत्रण करेंगे तो व्यक्ति के विकास में बाधा आएगी और कुंठित हो जाएगा व्यक्ति, और उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वह उससे समाज लाभान्वित नहीं हो पाएगा। तो जो फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है, लिबर्टी को हमें लिबर्टी का हमें ऐसा ध्यान रखना है कि हम लिबर्टी तो दें पर ऐसी नहीं दें जिससे कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता हो या किसी अन्य व्यक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मैकआइवर और पेज ने 7 तत्व बताए हैं और सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था को समाज का नाम दिया है, जो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। और साथ कुछ बातें और भी हैं जो कि समाज के लिए ज़रूरी है। पहली है व्यक्ति की बहुलता। व्यक्ति के अभाव में संबंध की कल्पना ही नहीं की जा सकती। काफ़ी जो व्यक्ति होते हैं उनका काफ़ी संख्या में होना ज़रूरी है ताकि सामाजिक संबंध निर्मित हो सके। और सामाजिक संबंध प्रमुख आधार है और ये आधार बनता है सामाजिक अंतःक्रिया से। जब तक व्यक्ति अंतःक्रिया नहीं करेगा, एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होगा, अपनी क्रिया के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा, तब तक उसमें किसी भी प्रकार के सामाजिक संबंध नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज देखा समाज के आधार क्या हैं और इस आधार का उल्लेख किया है मैकआइवर और पेज ने।